राधिका अपने घर में नाग नागिन की एक फिल्म देख रही थी। तभी उसकी माँ वहां पर आ गई। राधिका, जब देखो तब तू इच्छाधारी नाग नागिन की फिल्में देखा करती है। तेरी उम्र की लड़कियां रोमांटिक कॉमेडी फिल्में देखती हैं। जानवरों की फिल्में देखकर तुझे क्या मिलता है? हाँ माँ, आपने ही तो मेरी बचपन से आदत लगवाई है नाग नागिन की फिल्में देखने की। मुझे नाग नागिन की प्रेम कहानी बहुत पसंद है। मुझे भी नाग नागिन की फिल्में देखना पसंद है, पर कभी कभी अच्छा लगता है। आज तुझे देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं। फिल्म देखना बंद कर, ब्यूटी पार्लर जाकर थोड़ा तैयार होकर आ। माँ, बस थोड़ी देर की फिल्म बची है, फिल्म कंप्लीट कर लूं, उसके बाद मैं ब्यूटी पार्लर जाती हूँ। राधिका अपनी सहेली प्रीति के साथ ब्यूटी पार्लर चली गई और वापस आते समय दोनों आपस में बातें कर रही थी। क्या बात है राधिका, आज तो तूने इतना महंगा मेकअप करवाया है। लड़के वाले देखने आने वाले हैं क्या? हाँ यार प्रीति, शाम को लड़के वाले देखने आ रहे हैं और मुझे पक्का पता है कि तू ये रिश्ता मना कर देगी। तूने बिल्कुल सही कहा प्रीति, मैं इतने सारे लड़के देख चुकी हूँ पर कोई भी लड़का इच्छाधारी नाग की पर्सनैलिटी वाला नहीं मिला आज तक। उनकी आंखों में ना जादू होता है। तू पागल हो गई है राधिका। इच्छाधारी नाग की पर्सनैलिटी गजब की होती है। उनकी आंखों में तेज होता है। मैंने फिल्मों में देखा है, जब नागिन को जरा सी भी खरोच आती है तो उसका नाग उसका बदला किसी भी कीमत पर लेकर रहता है। पर ये जो आजकल के लड़के हैं, ये शादी होने के बाद भी दूसरी लड़कियों को ताड़ते रहते हैं। मैं आंटी से बात करती हूँ, जल्दी तेरा इलाज कराए। राधिका अपने घर चली गई। शाम को जब लड़के वाले उसे देखने आए, राधिका वहीं पर बैठी थी। उसे राजू बिल्कुल पसंद नहीं आया। इस दुनिया में कोई ऐसी लड़की नहीं है जो मुझे मना कर दे। वैसे तुमने कहा है तो मैं पूछ लेता हूँ कि क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ या नहीं। बिल्कुल नहीं। जब तुम पर इतनी सारी लड़कियां मरती हैं तो मुझसे शादी करने की क्या जरूरत है? बाकी लड़कियों से कर लो। इतना कहकर राधिका वहां से चली गई और उन दोनों का रिश्ता टूट गया। रात में जब सारे लोग सो गए तब अचानक राधिका के पिता की जोर जोर से चीखने की आवाज आने लगी। सांप आया, सांप आया! राधिका की माँ, जल्दी बाहर आओ। गांव के बहुत सारे लोग लाठी डंडा लेकर वहां पर आ गए। तभी वहां पर राधिका और उसकी माँ भी आ गई। सभी लोग उस सांप को मारने ही जा रहे थे कि तभी राधिका सामने आ गई। बेटा, ये क्या कर रही है तू? सामने से हट, वरना ये नाग तुझे डस लेगा। आखिर इसने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है? चुपचाप इसे जाने दो। किसी की जान लेने का अधिकार हमें नहीं है। राधिका ने उस सांप के ऊपर धीरे से हाथ फेरा और वो सांप वहां से चला गया। अगले दिन सुबह सुबह राधिका अपनी बालकनी में खड़ी थी। तभी उसे घर से दूर एक जंगल से बीन की आवाज सुनाई देने लगी। राधिका भागते हुए उस जंगल में चली गई, जहां पर उसने एक हट्टा कट्टा लड़का देखा जो कि बीन बजा रहा था। तुम्हारी बीन की धुन सुनकर मैं यहाँ तक खींची चली आई। बंद क्यों कर दिया? फिर से बजाओ ना। मैंने ये बीन खास आपको बुलाने के लिए बजाई है। मुझे बुलाने के लिए? लेकिन क्यों? क्या आप मुझे जानते हैं? कल रात आपने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता था। राधिका हैरान हो गई। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने आपकी जान बचाई, पर मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं। आपको याद होगा कि कल रात आपके घर में एक सांप घुस आया था। गांव के सारे लोग उसे मारने के लिए लाठी डंडा भी ले आए थे, लेकिन आप सामने आ गई और वो बच गया। अब राधिका को थोड़ा थोड़ा डाउट होने लगा। देखो, साफ साफ बताओ, मैंने तो उस सांप की जान बचाई थी ना? क्या तुम सपेरे हो और वो सांप तुम्हारा था? 100 वर्षों की तपस्या के बाद आज रात ही मुझे ऊपर वाले ने आशीर्वाद दिया है इच्छाधारी बनने का। मैं एक इच्छाधारी नाग हूँ। ये सुनकर राधिका की आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी जगह कोई और होता तो वो डर कर उस जंगल से भाग जाता, लेकिन राधिका बहुत खुश हो गई। मैं कैसे मान लूं कि तुम एक इच्छाधारी नाग हो? इतना बोलते ही मोहन नाग के रूप में आ गया, जिसे देखकर राधिका बहुत खुश हुई। ठीक है, मुझे यकीन हो गया तुम पर। मोहन अपने इंसान के रूप में वापस आ गया। अगर सच में मुझे थैंक यू बोलना चाहते हो तो तुम्हें मुझसे दोस्ती करनी पड़ेगी। हर रोज तुम्हें मुझसे मिलना पड़ेगा। मुझे नाग बहुत पसंद है। तुम्हारी आंखें तो बिल्कुल कैमरे जैसी हैं, जैसा फिल्मों में देखा था। तुम तो उससे भी ज्यादा हैंडसम निकले। उस दिन के बाद से राधिका हर रोज चोरी छुपे उस जंगल में उस इच्छाधारी नाग यानी मोहन से मिलने लगी। दोनों में गहरा प्यार भी हो गया। चलो, मैं तुम्हें नागलोक की सैर कराता हूँ। तुम डरोगी तो नहीं ना? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं डरूंगी, बल्कि मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ नागलोक देखने के लिए। मोहन राधिका को लेकर जंगल के अंदर एक गुफा में ले गया, जहाँ पर बहुत ही सुंदर नागलोक बना हुआ था। नागलोक कितना सुंदर होता है ना। अब मैं इसी नागलोक की बहू बनना चाहती हूँ। मोहन, मैं तुम्हारे लिए कल कुछ कपड़े लेकर आऊंगी, उसके बाद तुम मेरे घर आना। अगले दिन राधिका ने उस इच्छाधारी नाग यानी मोहन को अपने परिवार से मिलवाया और उनसे ये बात छुपा कर रखी कि वो एक इच्छाधारी नाग है। चलो अच्छा है, तुम्हें कोई लड़का तो पसंद आया। हमें इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बार इनके परिवार से तो मिलना पड़ेगा ना। अगले दिन राधिका अपने परिवार को लेकर नागलोक पहुंची।
वहां पर उन लोगों ने सब कुछ बदल दिया था। नागलोक के राजा मोहन के पिता बन गए और उनकी रानी मोहन की माँ बन गई। लेकिन तभी वहां नागमाता का भाई शिवांश उनसे मिलने आता है, जो कि इच्छाधारी रूप में होता है। प्रणाम नागराज, प्रणाम नागमाता। सुना है हमारे भांजे इच्छाधारी नाग मोहन का ब्याह तय होने जा रहा है। ये बात सुनते ही राधिका के माता पिता हैरान रह जाते हैं। फिर उन्हें समझते देर नहीं लगती कि ये धरती लोक नहीं बल्कि नागलोक है, और वो गुस्से में राधिका का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाने लगते हैं। चल राधिका, हमें नहीं करनी इन नागों से शादी। अरे ये सर्प कभी भी इंसान के रिश्तेदार नहीं बन सकते। ये कब डसलें कुछ पता नहीं। नहीं बाबा, मैं शादी करूंगी तो मोहन से ही करूंगी और अब मैं धरती लोक पर वापस नहीं जाऊंगी। ठीक है, अगर तेरी यही मर्जी है तो तू रहे इन सांपों के बीच। कल को जब तुझे ही डसेंगे ना तब पता चलेगा। लेकिन हम अपनी जान के साथ समझौता नहीं कर सकते। आज से तेरा हमसे कोई रिश्ता नहीं। मर गई तू हमारे लिए। ये कहकर राधिका के माता पिता उसे छोड़कर चले जाते हैं, साथ ही उससे सारे संबंध भी तोड़ देते हैं। ये देख राधिका रोने लगती है। तभी वहां एक बूढ़े नाग नागिन आते हैं, जिनकी कोई संतान नहीं होती। वो बूढ़ी इच्छाधारी नागिन राधिका को चुप करवाते हुए उससे कहती है, रो मत बेटी, शायद इसीलिए भगवान ने हमें आज तक बेऔलाद रखा, क्योंकि हमारी संतान तो धरती लोक पर पल रही थी। हाँ बेटी, पिछले जन्म में तू हमारी ही पुत्री थी, नाग कन्या के रूप में। क्या आप मेरे माता पिता? हाँ बेटी, ये सत्य है। लेकिन पिछले जन्म में तुम्हारी हत्या होने के कारण हम तेरा कन्यादान नहीं कर पाए थे, इसलिए वो सौभाग्य हमें इस जन्म में मिला है। हाँ राधिका, ये बात मैंने तुमसे छुपाई है, वो मैं आज तुम्हें बता देना चाहता हूँ। पिछले जन्म में तुम एक नागिन थी। लोगों ने तुम्हें मार डाला था और तब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। उसी वक्त मैंने तपस्या शुरू कर दी और एक इच्छाधारी नाग बना और तुम्हें फिर से हासिल कर लिया। इसी वजह से ही तुम्हें नाग नागिन से इतना प्रेम है। ये सब जानकर राधिका बहुत खुश हुई। उसे जहां अब नागलोक में ससुराल मिला, वहीं साथ ही साथ उसे अपना मायका भी मिल गया। अब वो मोहन से शादी करके खुशी खुशी नागलोक में रहने लगी। बहुत समय पहले की बात है। विशाल नगर में राजा कृष्णदेव राय राज्य करते थे। उनके पास सब कुछ था, बस एक चिंता थी कि उनके घर कोई संतान नहीं थी। उनकी पत्नी सोमलता भी इस बात से बहुत दुखी थी। एक बार सोमलता अपने बाग में एक तालाब के पास टहल रही थी। वहीं एक सांप एक मेंढक को निगलने के लिए उसके पीछे पड़ा था और मेंढक टर्र टर्र की आवाज से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। अरे ये इतनी तेज आवाज, ये तो किसी मेंढक के शोर की आवाज है। ये सांप इसे खा जाएगा, मुझे इस मेंढक को बचाना होगा। रानी एक डंडे की सहायता से सांप को डराती है और सांप मेंढक को छोड़कर झाड़ियों में भाग जाता है। शुक्रिया रानी, आज तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत उपकार किया है। नहीं तो मेरी पत्नी और बच्चे मुझे वापस न लौटा देख बहुत दुखी होते। आज तुमने मेरी जान बचाई है। भगवान करे तुम्हारे मन की इच्छा जल्दी पूरी हो। इतना कहकर वो मेंढक वापस तालाब में चला गया। रानी की तो एक ही इच्छा थी कि उसे संतान सुख की प्राप्ति हो, और मेंढक के कहे अनुसार रानी की इच्छा जल्दी पूरी हो गई और वो गर्भवती हो गई। कुछ समय पश्चात रानी ने एक बहुत ही सुंदर और प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। महारानी, हमारी बेटी के नामकरण समारोह में हम दूर दूर के राज्यों में सभी को आमंत्रित करेंगे। इसके अलावा मैं चाहता हूँ हम परीलोक की सभी परियों को अपनी बेटी को आशीर्वाद देने के लिए आमंत्रित करें। ये तो बहुत उत्तम विचार है महाराज। तो ठीक है, मैं दूर दूर के राज्यों में सभी राजा महाराजा को आमंत्रित करने के लिए सेनापति को भेज देता हूँ और परीलोक में भी सबको आमंत्रित करता हूँ। राजा कृष्णदेव राय परीलोक में सभी परियों को आमंत्रित करने चले जाते हैं, पर भूल से वो काली परी को आमंत्रित करना भूल जाते हैं। राजकुमारी के नामकरण संस्कार पर सभी परियां और दूर दूर के राजा महाराजा शामिल होते हैं। काली परी जब सब परियों को वहां गया देखती है तो वो क्रोध में आ जाती है और राजमहल पहुंचती है। राजा कृष्णदेव राय, तुमने सब परियों को आमंत्रित कर दिया पर मुझे बुलाना भूल गए। काली परी, ऐसी बात नहीं है, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कीजिए। जब मैं परियों को आमंत्रित करने गया था तब आप मुझे महल में दिखाई नहीं दी। मैं कुछ नहीं जानती, इस भूल की कोई क्षमा नहीं है। तुमने मुझे आमंत्रित नहीं किया, मेरा अपमान किया, इसलिए मैं तुम्हारी बेटी को श्राप देती हूँ कि ये इसी समय काली हो जाए, इसका रंग काला हो जाए और कोई भी इसे पसंद न करे। नहीं नहीं काली परी, ऐसा मत करो, मेरी बेटी का इसमें कोई दोष नहीं। तुम मेरी फूल सी बच्ची को क्यों सजा दे रही हो? काली परी, मेरी भूल की सजा मेरी बेटी को मत दो, इसे श्राप मुक्त कर दो। राजा और रानी काली परी से क्षमा मांगने लगे।
और बाकी परियां भी काली परी को समझाने लगी। तब काली परी बोली, मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकती, पर इसका असर कम कर सकती हूँ। राजकुमारी का कालापन सिर्फ तभी दूर होगा जब कोई राजकुमार खुद राजकुमारी को इसी रूप रंग के साथ पसंद करेगा और उससे शादी करने के लिए कहेगा। उसी समय राजकुमारी वापस अपने रंग रूप में आ जाएगी। इतना कहते ही काली परी वहां से चली गई। राजकुमारी के नामकरण संस्कार की विधि संपूर्ण हुई और राजकुमारी का नाम काजल रखा गया। उसके पश्चात सब मेहमान अपने अपने देश वापस चले गए। धीरे धीरे राजकुमारी काजल बड़ी होने लगी। काले रंग की वजह से सब लोग राजकुमारी का मजाक उड़ाते थे और उससे नफरत करते थे। राजकुमारी काजल, तुम कितनी काली हो, तुम पर तो कोई भी वेशभूषा सुंदर ही नहीं लगती। अगर ये इतने सुंदर सुंदर कपड़े और गहने हमारे पास होते ना, तो हम तुमसे ज्यादा सुंदर लगती। अरे राजकुमारी काजल को कुछ मत कहो, नहीं तो ये राजा रानी को हमारी शिकायत लगा देगी। हमारे माता पिता ने मना करा है कि हम राजकुमारी के साथ ना खेलें, नहीं तो राजा रानी हमें सजा दे देंगे। चलो चलो, हमें इसके साथ नहीं खेलना। नहीं, मैं माताश्री पिताश्री को कुछ नहीं कहूंगी। तुम सब मेरे साथ खेलो, मुझे तुम्हारे साथ खेलना है। रुको। राजकुमारी काजल की बात कोई भी सहेली नहीं सुनती। वो सब वहां से चली जाती हैं। राजकुमारी काजल रोती हुई महल में आती है। माँ, मेरा रंग काला क्यों है? मेरी कोई सहेली मेरे से बात नहीं करती, सब मुझसे नफरत करते हैं। चुप हो जा मेरी बच्ची, हमें कभी भी किसी की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। हम दूसरों को नहीं समझा सकते, पर हम अपने आप को तो समझा ही सकते हैं ना। इसलिए किसी बात को अपने मन पर मत लगाओ और तुम मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। राजकुमारी काजल इसी बात को लेकर हमेशा दुखी रहती थी। धीरे धीरे समय बीता और राजकुमारी काजल बड़ी हो गई। राजा और रानी चाहते थे कि राजकुमारी का विवाह हो, पर राजकुमारी के काले रंग की वजह से सारे राजकुमार उससे रिश्ते के लिए मना कर देते थे। क्या करें महारानी, हमारी बेटी से कोई भी राजकुमार शादी के लिए हाँ नहीं करता। उसके काले रंग को देखकर सब राजकुमार उससे विवाह के लिए मना कर देते हैं। इस बात की चिंता तो मुझे भी सता रही है। काली परी के श्राप से कब और कैसे मुक्त होगी हमारी बच्ची, ये तो वक्त ही बताएगा। वैसे राजकुमारी काजल है कहाँ? आज वो सुबह से ही दिखाई नहीं दे रही। और कहाँ जाना है, अपना मन हल्का करने के लिए वो जंगल में शिकार पर निकली है। और तो कोई उसका साथी है नहीं, इसलिए वो अकेली ही अपने दुख को मन में दबाए मन बहलाने शिकार पर चली जाती है। अरे राजकुमारी काजल कहाँ गई? लगता है वो किसी जानवर का पीछा करते हुए आगे चली गई हैं। अब तो एक ही रास्ता है, हम यहीं नदी किनारे बैठकर उनका इंतजार करते हैं। राजकुमारी काजल घोड़े पर सवार धनुष बाण हाथ में लिए शिकार का पीछा कर रही थी। अचानक राजकुमारी ने देखा एक नौजवान दो शेरों के बीच घिरा हुआ है और वो नौजवान निहत्था है। शेर उस पर हमला करने ही वाले थे कि तभी राजकुमारी काजल उनके बीच जमीन पर तीरों की बौछार से उन्हें डराती है, जिससे डरकर दोनों शेर जंगल की ओर भाग जाते हैं। लाइए, हाथ दीजिए, आप ठीक तो हैं? जी शुक्रिया, बस थोड़ी सी देर हो जाती तो मैं इन दोनों का भोजन बन चुका होता। वैसे मेरा नाम जयचंद है, मैं पास के राज्य कुशलगढ़ का राजकुमार हूँ। और आपका परिचय? राजकुमारी काजल जयचंद को अपना परिचय देती है। धीरे धीरे जयचंद और राजकुमारी काजल में दोस्ती हो जाती है। राजकुमारी काजल को जयचंद का साथ बहुत अच्छा लगता था। राजकुमारी मन ही मन जयचंद को प्यार करने लगती है, पर राजकुमारी को डर था कि कहीं सभी राजकुमारों की तरह जयचंद भी राजकुमारी को विवाह के लिए मना न कर दे। इसलिए राजकुमारी काजल ने जयचंद से दूरी बनाना ही ठीक समझा। आज 5 दिन हो गए, राजकुमारी काजल मुझसे मिलने नहीं आई। सब ठीक तो होगा? कहीं राजकुमारी काजल का स्वास्थ्य तो नहीं खराब हो गया? मुझे उनके राज्य में जाकर उनका हालचाल जानना चाहिए। राजकुमार जयचंद राजकुमारी से मिलने महल जाता है तो उसे सारी सच्चाई पता चलती है। राजकुमारी काजल, आपने बिना मेरी राय लिए, मेरे से बात किए बिना ये कैसे फैसला ले लिया कि मैं आपको पसंद नहीं करूंगा? मैंने तो आपसे अभी तक अपने मन की बात कही ही नहीं। राजकुमार जयचंद, इसीलिए आपसे ये बात नहीं की क्योंकि आप देखने में बहुत सुंदर हैं। आपको तो सुंदर राजकुमारियां अपने विवाह के लिए मिल जाएंगी, पर मैं आपके लायक नहीं हूँ, इसीलिए मैंने दूरी बना ली। राजकुमारी काजल, किसने कहा कि आप सुंदर नहीं हैं? आपकी खूबसूरती मैंने देखी है, आप बहुत सुंदर हैं। आपका मन बहुत सुंदर है। व्यक्ति के रंग से उसकी सुंदरता की पहचान नहीं होती, उसके व्यवहार से होती है। आप मुझे बहुत पसंद हो, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। राजकुमार जयचंद के इतने शब्द बोलते ही राजकुमारी काजल का रंग बदलने लगता है और वो वापस अपने रूप में आ जाती है। ये देखकर जयचंद और काजल दोनों ही चौंक जाते हैं। तभी राजा कृष्णदेव राय और रानी सोमलता काली परी के द्वारा दिए गए श्राप की पूरी बात उन्हें बताते हैं।
इसके पश्चात शुभ मुहूर्त में राजकुमारी काजल का विवाह पड़ोसी देश के राजकुमार जयचंद के साथ धूमधाम से संपन्न हो जाता है और खुशी खुशी राजकुमारी काजल अपने ससुराल विदा हो जाती है।